So, Assalamu alaikum. So now we are going to cover gonadal hormones and inhibitors. Gonadal hormones तो आप लोग को इसके नेम से पता लग रहा होगा कि यानी today we are going to discuss the hormones which are FSH, LH, फिर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखनी है। मेनली गोनेड्स में से कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? आप लोग बताएं, जो आपके गोनेड्स हैं उसमें से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? फीमेल में कौन से होते हैं, मेल में कौन से होते हैं? सो आप लोगों ने एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन ये सबको पता होगा, टेस्टोस्टेरॉन ये सबको पता होगा। एंड्रोजन, एंड्रोजन पता है ना कौन से होते हैं? जो कि मेल कैरेक्टरिस्टिक लाएंगे। सही हो गया, आप लोगों को ये सारे हार्मोन्स पता है। अब आज हमने जो पढ़ना है ना, इन्हीं हार्मोन्स के रिलेटेड जो मेडिकेशन है ना, जो इनको मिमिक कर रही होगी या इनका एंटागोनिस्ट होगी, वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा मसला ये आता है कि इसमें हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से एमसीक्यूज बन सकते हैं, और इसके एमसीक्यूज सबसे मुश्किल बनते हैं। और इसके एमसीक्यूज आते भी 2 या 3 प्रॉफ में है, कम से कम 2 या 3 आते हैं। तो ये चैप्टर में आपने हर कॉन्सेप्ट को ना अच्छे से समझना है। सही हो गया, हर बात आपको पता होनी चाहिए। जो छोटे से जो पॉइंट्स है ना, वो मैंने लहरा कर किए में साथ साथ, तो वो आप लोग को थोड़ा आइडिया होना चाहिए, उस जहन होना चाहिए। और जो इसमें से एमसीक्यूज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट बनते हैं, उनको मैंने रेड किया हुआ है और साइड पे लिखा हुआ है। चलें, सबसे पहले तो एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। एस्ट्रोजन में उसके एगोनिस्ट होंगे। अगेन क्लासिफिकेशन इसकी थोड़ी अच्छी तरह से कर लेना। क्लासिफिकेशन अगर इसकी आती है ना, बाकी चीजें अगर आपको इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आते हैं, जिसने तो फिजियो में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन अच्छे से किया हुआ था, उसको आज का लेक्चर बड़ा इजी लग रहा है। लेकिन मैंने क्लिनिकल इफेक्ट्स तो आज भी बताने हैं, बट स्टिल अगर किसी ने वो किया हुआ था बहुत अच्छे से, तो उसको ये बड़े इजी लगेंगे। लेकिन अगर किसी ने अच्छे से नहीं किया था, तो उसके लिए थोड़ी सी न्यू चीजें भी आएंगी। फिर एंटागोनिस्ट क्या करते हैं? एंटागोनिस्ट ऑब्वियसली एस्ट्रोजन के अगेंस्ट हो गए। इसमें हम डिफरेंट टाइप के एंटागोनिस्ट पढ़ेंगे। देखिए, एगोनिस्ट तो आप ये पढ़ रहे हैं, एंटागोनिस्ट में आप एक टर्म्स पढ़ रहे हैं, हम देखेंगे ये क्या होते हैं। फिर फुल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, यानी रिसेप्टर को ब्लॉक हो रहा है, किया जा रहा है। सिंथेसिस इनहिबिटर, यानी सिंथेसिस खत्म की जा रही है। फिर गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट और गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग एंटागोनिस्ट, ये दोनों यूज होते हैं। ये कैसे यूज होते हैं, ये आज हम देखेंगे। देन जो प्रोजेस्टेंस है, ओवेरियन हार्मोन्स में जो प्रोजेस्टिन है, प्रोजेस्टेरॉन है, उसके एगोनिस्ट देखेंगे। उसके एगोनिस्ट में सिंथेटिक, अच्छा ये तो एक तरह की हो गई ऑलमोस्ट। फिर स्पाइरोनोलेक्टोन देखेंगे। सही हो गया। फिर एंटागोनिस्ट देखेंगे। तो आज इसकी जो क्लासिफिकेशन है ना, ये अच्छे से कर लेना। ये क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए। बाकी जब आगे हम देखेंगे हर चीज, क्योंकि इसकी अगर क्लासिफिकेशन नहीं आती है ना, तो एमसीक्यूज ऑब्वियसली, हर चीज में क्लासिफिकेशन आती है तो एमसीक्यूज पिक कर सकते हो। फिर एंड्रोजन हार्मोन्स। एंड्रोजन में आपको पता है टेस्टोस्टेरोन है। अब इसके एगोनिस्ट और इसके एंटागोनिस्ट इफेक्ट किस तरह अचीव कर सकते हैं, कौन सी ड्रग से अचीव कर सकते हैं, हम वो देखेंगे। चलें, हम अब स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द एस्ट्रोजन से। अब मुझे बताएं, आप सबको फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एस्ट्रोजन आते हैं अच्छे से? किस किसने अच्छे से किया हुआ था रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर? क्योंकि गाइटन में वो काफी एक्सटेंसिव था, तो काफी लोग छोड़ देते थे। तो किसको ये अच्छे से आता है? मुझे बताएं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन होते क्या हैं? आप लोग खुद भी कोई इनपुट दें अपना। कौन से होंगे? आप लोग को कोई फिजियोलॉजिकल, मुझे बताएं ब्लड पे क्या इफेक्ट होता है इसका? किसी को कोई इफेक्ट नहीं आता। अभी आप लोग सेकंड ईयर करके आए हो। एस्ट्रोजन इंक्रीज आरबीसी काउंट? ऐसा तो मैंने एस्ट्रोजन के बारे में शायद पहली बार ही सुना। वो टेस्टोस्टेरोन होता है जो आरबीसी काउंट ज्यादा करता है। दैट्स व्हाई आरबीसी काउंट इज मोर इन मेल्स। चलिए, मैं ही बता देता हूँ अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा इस टाइम। सबसे पहले तो फीमेल मैच्योरेशन, जो डेवलपमेंट है वजाइना की, यूट्रस की, यूट्राइन ट्यूब, यानी सारे आपको पता लग गया जेनिटल ऑर्गन्स की डेवलपमेंट में ये हेल्प करेगी। नेक्स्ट, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। याद रखना है, स्ट्रोमल डेवलपमेंट होती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रोमल और सिक्रीटरी डेवलपमेंट। क्योंकि सिक्रीटरी डेवलपमेंट कौन करवाता है? सिक्रीटरी डेवलपमेंट कौन करवाता था?
जो सिक्रीशंस के रिलेटेड होता है, सिक्रीटरी डेवलपमेंट करवाता है, वो प्रोजेस्टेरॉन करवाता है। स्ट्रोमल होता है जो जो कि स्ट्रक्चरल पार्ट होता है। सही हो गया, इसकी डेवलपमेंट, ये तो सबसे दो मेन बेसिक आपको बताना चाहिए। देन ग्रोथ एक्सेलरेट करवा देता है, ग्रोथ तेज करवाता है क्लोजर ऑफ एपिफिसिस, ये एपिफिसिस जल्दी क्लोज करवाता है। यानी अगर एस्ट्रोजन दोगे तो शॉर्ट स्ट्रेचर रह सकता है कि नहीं रह सकता? अगर एस्ट्रोजन दे दोगे, अगर क्लोज एपिफिसिस जल्दी हो रहे हैं तो स्ट्रेचर शॉर्ट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर। तो ये कब रिलीज हो रहा है? बेसिकली इट इज रिलीजिंग आफ्टर द प्यूबर्टी। तो एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर की ग्रोथ करवाएगा। नेक्स्ट टिपिकल फीमेल बॉडी कंट्रोल। सो बेसिकली ये सारे फीमेल के जो डेवलपमेंटल कैरेक्टर्स है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, उसको डेवलप करवाता है। आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको फिजियोलॉजी आती है तब आपको इसके यूजेस आएंगे और तभी आपको इसके साइड इफेक्ट्स आएंगे। अगर आपको फिजियोलॉजिकल कंडीशंस नहीं पता ये क्या करवाता है, तो आप इसके देखें, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस अगर आपको पता है, आप इजीली खुद प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसमें से फायदे वाली चीजें क्या है और इसमें से नुकसान वाली चीजें क्या अगर ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स, ओवरीज की स्टिमुलेट करवाता है, फॉलिकुलर ग्रोथ। फिर हमारे पास लार्ज डोज हो जाए तो ये ओवरीज की एट्रोफी भी करवा देती है। यूट्रस की एंडोमेट्रियल ग्रोथ होती है, वेजाइना की कॉर्निफिकेशन होती है, सर्विक्स की सर्वाइकल म्यूकस होती है, लोअर करता है विस्कोसिटी को, स्पर्म की एक्सेस ज्यादा हो जाती है। तो ये सारी चीजें आप लोग इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में पढ़ते हो। अच्छा जी, कार्डियोवेस्कुलर इफेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। आप सबको याद है कि ये एचडीएल ज्यादा करवाता था, एस्ट्रोजन एचडीएल ज्यादा करवाता था, और जो प्रोजेस्टेरॉन था वो एलडीएल ज्यादा करवाता था। ऐसा होता था कि नहीं? जो एस्ट्रोजन है वो एचडीएल ज्यादा करवाता था, बट फॉर द इन द केस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इट इज ऑपोजिट। ये किसी को याद है? ये जब सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होता था फिजियोलॉजी का। नेक्स्ट आ जाता है, आप लोगों को देखते हो फैक्टर ज्यादा करवा रहा है। अगर ये फैक्टर ज्यादा करवा रहा है, व्हाट डज इट मींस? इफ इट इज इंक्रीजिंग 2 7 9 10, इसका क्या है? ये सेमी रिस्क वैसे भी फीमेल में जो देखा गया है वो कम ही होता है। सो दीज फैक्टर कैन कॉज कोगुलेशन। सही हो गया, यानी अगर एस्ट्रोजन ज्यादा देते हो तो कोगुलेशन वाले साइड इफेक्ट्स आएंगे। इफ यू गिव मोर एस्ट्रोजन, अगर एस्ट्रोजन ज्यादा देते हो यानी कोगुलेशन वाले साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। इफ इट इज इंक्रीजिंग द क्लॉटिंग फैक्टर्स तो वो आ सकते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट आप अगर फर्दर इसको देखते हो तो ये इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को एंड लिबिडो को। लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, ये एडीमा करवा सकते हैं। इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड को एक्स्ट्रावेस्कुलर में दे जाता है। इंड्यूस सिंथेसिस ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स, ये बेसिक बेसिक से फंक्शंस है, या आपको पता होना चाहिए। चलें फिर हम देखते हैं इसमें और क्या पता होना चाहिए। बोन पे, बोन का फैक्ट सबको याद है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे लिखा है। ये फीमेल में क्या करवाता है बोन्स पे? ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। व्हाट डज इट मींस? ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी करवाता है, सो इट इज गुड फॉर द फीमेल्स और नॉट? तो ये बोन फॉर्मेशन हो रही है, बेसिकली बोन फॉर्मेशन हो रही है, सो इट इज गुड। इसलिए मेनोपॉज के बाद क्या होता है, ऑस्टियोप्रोसिस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं फीमेल्स में। इसलिए आफ्टर मेनोपॉज ऑस्टियोप्रोसिस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसके पीछे कौन था? एस्ट्रोजन था। ये पॉइंट पता होना चाहिए, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग थेरेपी आनी है। तो ये ऑस्टियोब्लास्टिक वाला फिंगर टिप से होना चाहिए, फिर जो पीछे एचडीएल वाला बताया वो फिंगर टिप्स में होना चाहिए। ये तो आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये किस लिए यूज होते हैं। पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोनल थेरेपी। पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोनल थेरेपी क्यों यूज हो सकती है? इसकी यूजेस में आ सकता है ऑस्टियोप्रोसिस, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर मुझे बताएं ये एचडीएल ज्यादा करवाता है, तो ये तब भी फायदा दे सकता है क्योंकि बिकॉज इट इंक्रीजेस द एचडीएल। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास ये वेजिनाइटस, एट्रोफिक वेजिनाइटस को प्रिवेंट करता है। यानी एट्रोफी अगर वेजाइना की हो रही हो तो ये उसको प्रिवेंट करेगा, बिकॉज
ये डेवलपमेंट में रोल रखता है। नेक्स्ट आ जाता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स आप लोगों को पता है ताकि आफ्टर कंसेप्शन क्या हो, फर्टिलाइजेशन ना हो। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स बेसिकली एक तरह से या तो फर्टिलाइजेशन को रोक रहे होते हैं या ओव्यूलेशन को ही रोक रहे होते हैं कि अगर ओव्यूलेशन ही नहीं होगी तो फिर एग ही नहीं आएगा, अगर एग ही नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गए। बर्थ कंट्रोल पिल्स। नेक्स्ट हाइपोगोनेडिज्म। एस्ट्रोजन, अगर किसी को हाइपोगोनेडिज्म है, कोई प्रॉपरली उसके गोनेड्स वर्किंग नहीं है, एस्ट्रोजन नहीं प्रोड्यूस करे, तो आप उसको एस्ट्रोजन दे सकते हो। अगर गोनेड्स प्रॉपरली एस्ट्रोजन या हार्मोन नहीं प्रोड्यूस कर रहे, सो यू कैन गिव इट। सही हो गया, इधर यूज हो जाता है। देन आ जाता है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी इन द डेफिशिएंसी रिजल्ट फ्रॉम प्रीमैच्योर फेलियर। अगर किसी का ओवेरियन फेलियर हो गया, वहां से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा था, आप तब भी दे सकते हो। मेनोपॉज, उसके बाद एस्ट्रोजन नहीं प्रोड्यूस होगा, तब भी दे सकते हो। किसी की ओवरीज रिमूव कर दी जाती है तो एस्ट्रोजन नहीं प्रोड्यूस होगा, तब भी एस्ट्रोजन दे सकते हो। देन ऑस्टियोप्रोसिस। तो ऑस्टियोप्रोसिस में अभी आप लोग देख के आए हो, इसकी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी है, तो तब आप एस्ट्रोजन दे सकते हो। इनफर्टिलिटी, एस्ट्रोजन एक हद तक एक इसका रोल है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देते हो। डिस्मेनोरिया और प्रोस्टेट कैंसर, ये सारे यूजेज है एस्ट्रोजन के। अब आपको पता है कि जो अगर आप एस्ट्रोजन कंटिन्यूअसली दे देते हो प्रोजेस्टिन के साथ, तो ये जो गोनेडोट्रोपिन हॉर्मोन्स है उसको कम कर देगा। अगर आप एस्ट्रोजन को ज्यादा अलोंग विद प्रोजेस्टिन देते रहते हो, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक के जरिए इनहिबिट कर देगा। ऐसा होगा? मुझे बताएं। तो ऐसा होगा। सही होगा। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बड़ी ड्रग में यूज होना है, इसलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूँ कि एस्ट्रोजन जाके पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच और एलएच की सिक्रीशन कम कर सकता है। सही हो गया। ये कॉन्सेप्ट आगे बहुत यूज होना है, इसलिए मैंने साइड पे लिखा हुआ है। मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सारे साइड पे लिखे हुए हैं। अच्छा जी, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ameliorates hot flushes and atrophic changes in the urogenital tract। आप लोगों ने लास्ट ईयर फिजियोलॉजी में पढ़ा था कि जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, जो जब एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन कम होती है, मेनोपॉज होता है, तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? हॉट फ्लैशेस आते हैं, एट्रोफिक चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा आप लोगों ने रीड किया था? तो ये आप लोगों ने सारे पॉइंट्स पढ़े थे, तो ये उसको रिवर्स करने में हेल्प कर सकते हैं, उनको रिवर्स करने में हेल्प कर सकता है। अच्छा जी, ये पॉइंट याद रखना है। सही हो गया। तो ये मुझे बताएं कि हॉट फ्लैशेस को रिवर्ट करना, खत्म करना, इसका एगोनिस्ट एक्शन है कि इसका एंटागोनिस्ट एक्शन है? अगर आपने हॉट फ्लैशेस खत्म करने हैं, आप इसको एज एगोनिस्ट दोगे कि एज एंटागोनिस्ट दोगे? आपको क्या चाहिए? आपको एज एगोनिस्ट चाहिए, एज एगोनिस्ट, नॉट एंटागोनिस्ट। ये मैं आपको बता रहा हूँ। हॉट फ्लैशेस कैसे खत्म हो गए? हॉट फ्लैशेस हुए क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन कम हो गया था। मेनोपॉज के बाद क्या हुआ? एस्ट्रोजन कम हो गया, तो हॉट फ्लैशेस स्टार्ट हो गए। तो हॉट फ्लैशेस को खत्म करने के लिए आपको एगोनिस्ट चाहिए होगा, जो चीज खत्म हुई है। ये पॉइंट इसलिए मैं आपको जोर दे रहा हूँ, ये आगे सारे यूज होने हैं। जिन पॉइंट्स पे मैं जोर दे रहा हूँ वो अच्छे से माइंड में लाते जाएं और लिखते जाएं। सही हो गया। एस्ट्रोजन की कंट्रा इंडिकेशंस क्या हो सकती है? सही हो गया। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हो सकती है? एस्ट्रोजन डिपेंडेंट नियोप्लाज्म। पता है जो एस्ट्रोजन होता है वो एंडोमेट्रियल कैंसर के इसमें बड़े चांसेस हो जाते हैं, एंडोमेट्रियम के खास तौर पे। एस्ट्रोजन ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी इंक्रीज करता है, एंडोमेट्रियल कैंसर के भी चांसेस इंक्रीज करता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट नोट करें, जो प्रोजेस्टिरोन होती है ना, अगर आप एस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टिरोन दे देते हैं तो एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं। अगर आप एस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टेरोन दे देती है तो एंडोमेट्रियल के कैंसर के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं। एस्ट्रोजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस इंक्रीज करवा देता है। अब देखें, एस्ट्रोजन मुझे बताएं कि डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है ना? जो चीज किसी चीज की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है,
अगर आप उसको देते रहते हो और वो ज्यादा एक्शन वहां पे परफॉर्म कर देती है तो कैंसर के चांसेस हो जाएंगे। देखिए इसका काम तो उसकी डेवलपमेंट है ना, यूट्रस की डेवलपमेंट है, एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट है। अगर वहां पे वो कंटिन्यूअसली एक्ट करेगा, उसकी ज्यादा डेवलपमेंट अगर कर देता है तो देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ द कैंसर। तो ये पॉइंट इधर आता है। फिर ये जेनिटल ब्लीडिंग करवा सकता है अनडायग्नोज, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कर सकता है। हमने क्या कहा है, एस्ट्रोजन इंक्रीजेस द क्लॉटिंग फैक्टर्स। एस्ट्रोजन 2 7 9 10 होंगे, 5 7 9 10 होंगे, 5 7 9 10। सो आई थिंक सो। एक सेकेंड, 2 7 9 10 होते हैं कि 5 7 9 10 होते हैं? कैन यू प्लीज, 2 7 9 10, सॉरी, 2 7 9 10 होंगे। तो ये फैक्टर्स जो पोटाशियम वाले हैं, जो आपको पता है पोटाशियम के थ्रू होते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे में होते हैं, इनको इंक्रीज करता है। नेक्स्ट, प्रेग्नेंट वुमेन में इसके डिफरेंट इफेक्ट्स आएंगे। डोज डिपेंडेंट टॉक्सिसिटी, इसमें से ना एक टॉक्सिसिटी को लिख लें, मिग्रेन हेडेक। ये एमसीक्यूज में आता होता है, जो मैंने डार्क किया हुआ है ना, ये ज्यादातर एमसीक्यूज में ये स्पेसिफिक चीज आती है। इससे नोजिया, नोजिया तो आपको पता है आम हर चीज की टॉक्सिसिटी। इंक्रीज रिस्क ऑफ माइग्रेन हेडेक, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में आ जाता है। थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। गॉल ब्लैडर डिजीज इज बेट इंपॉर्टेंट, हाँ आप लिख सकते हो। ये ट्राइसाइलग्लिसरॉल भी ज्यादा करता है और ये हाइपरटेंशन भी कर देगा, ये क्लॉटिंग के चांसेस ज्यादा कर रहा है। अपना एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, दिस इज एमसीक्यूज क्वेश्चन। ये है एक ना, डाई इथाइल स्टिल बेस्ट्रोल। ये एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड है, नॉन स्टेरॉइडल एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड, और ये एसोसिएट होता है इनफर्टिलिटी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और वजाइनल एडिनोकार्सिनोमा, वेरी इंपॉर्टेंट, एडिनोकार्सिनोमा। ये ना कोई मदर, फॉर एग्जांपल एक मदर, ये ना लिए जाते थे कि अबॉर्शन से रोका जाए, मतलब अबॉर्शन प्रिवेंट की जाए, कि अगर किसी को लग रहा हो कि शायद कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है और उसकी वजह से अबॉर्शन हो जाए, तो ये जब ली गई तो जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन में फीमेल पैदा हुई, जो नेक्स्ट जनरेशन में आई, उसको ये वाले कैंसर होने के चांसेस हुए, उसको इनफर्टिलिटी, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उसको वजाइना, इन द डॉटर्स ऑफ द वुमेन हु वर ट्रीटेड विद द ड्रग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन द डॉटर्स। और ये बड़ा एमसीक्यूज, पक्का एमसीक्यूज है, तो ये आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। डाई इथाइल स्टिल बेस्ट्रोल, ये प्रोफ वाइवा क्वेश्चन भी है, ये एमसीक्यूज क्वेश्चन भी है, इसमें ये पूछते हैं, और ये इन द डॉटर्स होते हैं। चले, नाउ वी मूव टू द प्रोजेस्टिन। अब हम प्रोजेस्टिन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि, मुझे बताएं किसके ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते थे, प्रोजेस्टेरोन के ज्यादा आप लोगों ने पढ़े थे कि एस्ट्रोजन के पढ़े थे? किसके साइड इफेक्ट्स आप लोग को लगता है कि ज्यादा होते हैं? आप लोगों ने ज्यादा साइड इफेक्ट्स वैसे ना पढ़े होंगे एस्ट्रोजन के, एस्ट्रोजन के ज्यादा होते हैं। प्रोजेस्टेरोन सिक्रीटरी चेंजेस करवाता है, सही हो गया, और प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी मेंटेन करवाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लें क्योंकि ये भी आगे काम आना है। प्रेगनेंसी मेंटेन कैसे करवाएगा, मुझे बताएं, क्या क्या चीजें हेल्प करेगी इसको प्रेगनेंसी मेंटेन करवाने? आप लोग ने देखा है ना कि कॉर्पस ल्यूटियम होता है, उधर से प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, बाद में प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, और प्रोजेस्टेरोन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट है रिलैक्स द यूट्रस, सबसे इंपॉर्टेंट है रिलैक्स द यूट्रस, ये याद रखना है। प्रोजेस्टेरोन रिलैक्स करता है यूट्रस को, अगर कॉन्ट्रैक्शंस होंगी तो अबॉर्शन के चांसेस है। सही हो गया, प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है, रिलैक्स करता है, और ये पॉइंट आगे यूज होना है, ये बात याद रखना है। इट इनहिबिट्स द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। द अदर प्रोजेस्टेरोन आल्सो स्टेबलाइज द एंडोमेट्रियम, डू नॉट, बट डू नॉट सपोर्ट प्रेगनेंसी। नॉर्मली जो होता है, नॉर्मली प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है कि नहीं? नॉर्मल कंडीशन में, जो नॉर्मल आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, इट सपोर्ट्स द प्रेगनेंसी और नॉट, बट प्रोजेस्टेरोन मेडिकेशंस आर नॉट सेम। बिल्कुल वो जरूरी नहीं कि वो प्रेगनेंसी वाली सारी चीजें मेंटेन करे, सही हो गया। जो प्रोजेस्टेंस होते हैं ना, वो एंडोमेट्रियम को स्टेबल जरूर जरूर करते हैं, बट वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं करते। अब क्या क्या इसके आगे इफेक्ट्स आएंगे वो देखते हैं।
प्रोजेस्टिन डू नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स पे कोई ऐसा चीज का इफेक्ट नहीं है। अब मुझे बताएं, हाई डोज अगर हम देते हैं तो ये गोनेडोट्रोफिन हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके उसे कहेगा कि गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स कम कर दो तुम, तो ये कर देगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि सारी मेडिसिन, काफी मेडिसिन का मैकेनिज्म इसी बात पे बेस है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लिनिकल यूजेस। हम क्लिनिकली इसको किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, क्लिनिकल यूजेस भी हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव्स में, जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं ना, कुछ होती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होती है, और कुछ होती है जो प्रोजेस्टेरॉन अलोन होता है। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों होते हैं, कुछ में एस्ट्रो जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ना वो अकेला होता है। उसके अलावा ये हमारे पास एस्ट्रोजन इंड्यूस्ड एंडोमेट्रियल कैंसर को कम करता है। मैंने आपको बताया था ना पीछे कि जो एस्ट्रोजन है वो एंडोमेट्रियल कैंसर करवा सकता है, और अगर प्रोजेस्टेरॉन साथ ऐड कर देते हैं तो ये एंडोमेट्रियल कैंसर के जो एस्ट्रोजन से इंड्यूस हो रहा था उसके चांसेस को कम कर देगा। तो मुझे बताएं, तो ये कॉम्बिनेशन में देना अच्छी बात है। यू विल प्रेफर टू गिव, अगर एस्ट्रोजन देना तो साथ प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन हो, तो ये इसलिए कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, एस्ट्रोजन अकेला नहीं प्रेफर किया जाता। Progesterone is used in assisted reproductive technology to promote and maintain the pregnancy. तो ये डिफरेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में यूज किया जाता है, मतलब मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी में तो प्रोजेस्टेरॉन का रोल होता है ना, तो ये अकॉर्डिंगली डोज एडजस्ट करके किया जाता है, उसमें यूज हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि फर्दर ये देखेंगे। अभी मेन जो इनके ना सबसे मसले की बात जो होती है इसके नाम होते हैं, इनकी बस मेडिसिन के नाम तंग करते हैं, बाकी ऐसे कोई इसमें मसले की बात नहीं। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज लो, बट ये पॉइंट जो मैंने रेड कर दिया एमसीक्यू है, ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है और एचडीएल डिक्रीज करता है। इट विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज द एचडीएल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिक्रीज एचडीएल। एस्ट्रोजन इंक्रीज एचडीएल, प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज एचडीएल। Long term use of the high dose in the premenopausal woman is associated with reversible bone वाला ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सही हो गया, बोन वाला ये कहता है कि अगर ज्यादा देर यूज करता है तो वेरिएंट सप्रेशन की वजह से क्या होता है, वेरिएंट सप्रेशन होगा तो रिवर्सिबल डिक्रीज बोन डेंसिटी का होता है, ऐसा इतना इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, डिक्रीज ओवेरियन प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन जो होता है ना, बेसिकली क्या रीजन होती है, अगर आप प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा दोगे तो ओवरीज हैं वो अगर सप्रेस हो जाएंगी तो एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन होगी कि नहीं होगी। अगर आप प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा दे देते हो और ओवरीज सप्रेस हो जाती हैं तो एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन होगी कि नहीं होगी। तो एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन अगर नहीं होगी तो ऑस्टियोप्रोसिस होगी कि नहीं होगी। अगर एस्ट्रोजन नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो ऑस्टियोप्रोसिस होगी, तो यस ऑस्टियोप्रोसिस होगी। अब आपने प्रोजेस्टेरॉन हटा दी, ओवरी वापस आ गई, वापस नॉर्मल फंक्शनिंग में आ गई, अब ऑस्टियोप्रोसिस रिवर्स हो सकती है, तो यस इट कैन बी रिवर्स्ड। तो ये इसकी रीजन होती है। सही हो गया ना, आपको पता है कि ज्यादा हार्मोन अपने आप को सप्रेस करवा सकता है जहां से प्रोडक्शन हो रही है। नेक्स्ट आता है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स। सही हो गया, इसमें या तो कॉम्बिनेशन होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का, या अकेली प्रोजेस्टेरॉन होती है। थ्री टाइप्स ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव्स होते हैं। एक होती है मोनोफेजिक, इसमें जो पूरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ना उसमें कांस्टेंट डोज दी जाती है, मतलब कांस्टेंट डोज दी जाती है। अब मुझे एक बात बताएं, जो पूरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसमें क्या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एक ही जितना रहते हैं कि उसमें कोई ग्राफ बनता है, कोई वेरिएबिलिटी आती है, कभी इंक्रीज होते हैं कभी डिक्रीज होते हैं। So basically, you can see that there will be a variation in estrogen and progesterone level throughout the menstruation cycle. But ये जो contraceptives हैं, इसमें आप क्या कर रहे हो, आप मोनोफेजिक दे रहे हो, आप कांस्टेंट डोज पे रख रहे हो। सही हो गया, अच्छा जी। लेकिन जो बाईफेजिक और ट्राईफेजिक प्रिपरेशन होती है ना, वो पता है किस तरह की होती है। इसमें जो या तो प्रोजेस्टेरॉन की डोज अकॉर्डिंग टू द मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रही होती है। फॉर एग्जांपल
कि ये है हमारे पास एक ग्राफ, इधर 2 मिली बनती है, इधर 5 बनती है, इधर डोज 3 बनती है, इधर 2 बनती है, जस्ट मैं सपोज कर रहा हूँ कि वो इस तरह का ग्राफ बनाने में हेल्प करेगी। तो बाईफेजिक और ट्राईफेजिक प्रिपरेशन इस तरह की होती है कि वो ऑलमोस्ट जो उनकी कंसंट्रेशन होती है ना कॉन्ट्रासेप्टिव की, वो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ग्राफ बन रहा होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल्स का, उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट की होती है। ये समझ आ गया बाईफेजिक और ट्राईफेजिक इस तरह की प्रिपरेशन में? या तो उसमें ऐसा होता है कि सिर्फ एस्ट्रोजन की डोज अकॉर्डिंग टू द मेंस्ट्रुएशन साइकिल फॉलो हो रही होती है, या प्रोजेस्टेरोन की, या दोनों की, कि जैसे जैसे ओरिजिनल नॉर्मल किसी पर्सन में होता है ना, उसी तरह ये डोजेस के थ्रू वैसा साइकिल चलाया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है प्रोजेस्टिन ओनली प्रिपरेशन, जिसमें प्रोजेस्टिन अकेला यूज होता है। मुझे बताएं यहां तक जितना भी पढ़ लिया है, इसमें कोई मसले की बात थी, कोई मुश्किल? क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आगे अप्लाई हो जाने हैं। इधर तक कोई मसला हुआ है? कोई चीज ऐसी हो जो मुश्किल लग रही हो? क्योंकि ये सारी वो चीजें जो आप लोग फिजियो में पढ़ के आए हो। जल्दी जल्दी बताया करें, कोई भी नहीं बताता जल्दी। अच्छा, ये फिजिक का मैं फिर से बता देता हूँ। देखें, जो फिजिक वाली बात है ना, फिजिक वाली बात ये है कि जो अगर मोनोफेजिक प्रिपरेशन ले रहे हो ना, मोनोफेजिक प्रिपरेशन ये होगी, उसमें स्पेसिफिकली आपने एक डोज फॉर एग्जांपल किया है कि ये एक मेडिसिन है, उसमें डिसाइडेड है 5 mg ये चीज है, 5 mg प्रोजेस्टेरोन है, जस्ट मैं सपोज कर रहा हूँ। आपने यही मेडिसिन डेली देनी है, सही हो गया, वही वाली डोज रह रही है, कोई डोज में चेंजेस नहीं। जबकि अगर नॉर्मली एक मैच्योरेशन साइकिल में देखा जाए तो इस तरह का ऑलमोस्ट ग्राफ बनता है कि एस्ट्रोजन यहाँ पे कम है, यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा है, सही हो गया, फिर एस्ट्रोजन कम है। तो इसमें जो मेडिसिन दी जाती है ना, जब इन वाले डेज में मेडिसिन होती है उसमें एस्ट्रोजन का लेवल कम, इन वाले डेज में जब एस्ट्रोजन जो मेडिसिन दी जाती है उसमें एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा, इन वाले डेज में फिर दी जाती है अकॉर्डिंग टू उस डे पे कितना ऑलमोस्ट होता है, मतलब डे वाइज तो नहीं होता, अकॉर्डिंगली एडजस्ट की जाती है। तो उनकी डोजेज में जो एस्ट्रोजन की लेवल होता है वो चेंज हो सकता है। इसी तरह जो प्रोजेस्टेरोन का ग्राफ बन रहा है, प्रोजेस्टेरोन के केस में भी यही होगा कि कभी कम, अगर जब जिन डेज में प्रोजेस्टेरोन कम होता है उन डेज में उस प्रिपरेशन में भी प्रोजेस्टेरोन कम होगा, सही हो गया। और कुछ मेडिसिन इस तरह की होगी जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों अकॉर्डिंग टू द मैच्योरेशन साइकिल चल रहे होंगे। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि प्रोजेस्टेरोन कांस्टेंट हो, एस्ट्रोजन वेरिएबल हो उस मेडिसिन में, या ऐसा हो सकता है कि प्रोजेस्टेरोन वेरिएबल हो और एस्ट्रोजन कांस्टेंट हो उस मेडिसिन में। और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही वेरिएबल हो सकते हैं। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल वो सेट करते हैं कि जैसे नॉर्मल साइकिल चल रहा है। नेक्स्ट आ जाता है पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इनको कहते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ये विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टिव सेक्स दिए जाते हैं, विद इन 72 आवर्स यानी विद इन 3 डेज। इसका मैकेनिज्म नोन नहीं है, ये किस तरह फर्टिलाइजेशन होने से रोकते हैं, इसका मैकेनिज्म नोन नहीं है, बट इसके प्रपोज मैकेनिज्म जरूर है कि ये किस तरह से फर्टिलाइजेशन होने देते हैं। अगर तो मुझे बताए, अगर फीमेल की ओव्यूलेशन नहीं हुई हुई तो अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव देते तो ओव्यूलेशन रुक सकती है कि नहीं रुक सकती? मुझे बताएं, अगर ओव्यूलेशन नहीं हुई हुई और आप ये कॉन्ट्रासेप्टिव देते तो ओव्यूलेशन रुक सकती है कि नहीं रुक सकती? सो यस, ओव्यूलेशन रुक जाएगी। एक तो ये मैकेनिज्म हो गया। लेकिन अगर ओव्यूलेशन हुई हुई है, हमने तो इसको कहा है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव दैट यू कैन गिव इट विद इन द 72 आवर्स यानी 3 डेज, लेकिन इसमें ये कंडीशन कहीं पे भी नहीं है कि ओव्यूलेशन हुई हो या ना हुई। लेकिन अगर ओव्यूलेशन ना हुई हो, सॉरी हो गई हो, अगर ओव्यूलेशन हो गई हो तो ये क्या करता है, जो सर्वाइकल म्यूकस ग्लैंड्स है, यूट्राइन ट्यूब्स है, एंडोमेट्रियम है, उसको इम्प्लांट नहीं होने देता। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है या फर्टिलाइजेशन नहीं भी हुई, फर्टिलाइजेशन होगी उसके बाद ही इम्प्लांटेशन होगी ना, तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देता या स्पर्म को वहां तक पहुंचने नहीं देता। सही हो गया। फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है इम्प्लांटेशन के लिए, भी फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है, ये उसको डिस्टर्ब कर देता है। So it is not well understood when administered before the LS surge, they inhibit ovulation.
दे आल्सो अफेक्ट सर्वाइकल म्यूकस एंड ट्यूबुल फंक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको आना चाहिए। सही हो गया। तो ये हो गए हमारे पास मेन मैकेनिज्म। अदर क्लिनिकल बेनिफिट्स, जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी आप लोग पढ़ रहे हो ना, जिसमें अभी आप लोग को पढ़ाई है, इसके एक तो बर्थ कंट्रोल पिल वाला फंक्शन है, बट जो अदर क्लिनिकल यूजेस है, ये इसका एससीक्यू क्वेश्चन है। पिछले वाला भी आप इसके यूजेस पूछते होते हैं, तो इसके यूजेस में आप क्या क्या लिख सकते हो? इसके यूजेस में ना प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म, ये उसके गोनेड्स हार्मोन्स प्रोड्यूस ही नहीं करते, तो आप एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिंथेटिक दे दोगे। फिर उसके बाद ट्रीट एक्नी, ये एक्नी जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं ये एक्नी कम करते हैं। ट्रीट हिर्सुटिज्म, फीमेल में हेयर्स क्यों कम होते हैं? क्योंकि उनमें ये हार्मोन्स होते हैं। तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ये हेल्प कर सकती है, मतलब जिस मेडिसिन में एक्नी को भी, हिर्सुटिज्म को भी, डिस्मेनोरिया को भी, और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया को ज्यादातर, एंडोमेट्रियोसिस। फिर उसके बाद ये और रिस्क से डिक्रीज कर सकती है ओवरी के सिस्ट जो होते हैं, ओवेरियन सिस्ट बड़े कॉमन है आजकल, ओवेरियन सिस्ट कम कर सकती है। ओवेरियन एंड एंडोमेट्रियल कैंसर, मैंने एंडोमेट्रियल कैंसर का आपको बताया था कि जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो क्या करता है, वो एंडोमेट्रियल कैंसर कम करने में हेल्प करता है, स्पेशली जो एस्ट्रोजन इंड्यूस्ड होता है। फिर बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज, उसमें ये हेल्प करते हैं। पीआईडी, ये इसका ना फंक्शन याद कर लेना, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये सारे इसके फंक्शंस है। ये यूजेस है, ये यूजेस आपको आने चाहिए। ये वाले यूजेस तो आपको वैसे ही आते होंगे ना, कि प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म, इसमें तो आप सबको पता है कि यूज हो सकता है। एक्नी, हिर्सुटिज्म, ये सबको पता है। डिस्मेनोरिया भी ऑलमोस्ट पता है। एंडोमेट्रियोसिस को एक बारी इंटरनेट से भी देख लीजिएगा। ओवेरियन सिस्ट, ओवरी के रिलेटेड डिजीज होगी, एंडोमेट्रियल कैंसर हो गया, ब्रेस्ट डिजीज होगी, इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज हो जाता है। ईआईडी, ये याद करना। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया थोड़ा डिफरेंट है, ये याद कर लेना। तो ये यूजेस आने चाहिए, प्रॉफ एससीक्यू क्वेश्चन है। सही हो गया। इसकी टॉक्सिसिटी, ये भी प्रॉफ एमसीक्यू एससीक्यू है, ये आप लोगों के वहां पे नहीं लिखी होगी सही तरह से मिनी कैरिज्म में, ये बिग कैरिज्म से लिए। तो ये टॉक्सिक ना टॉक्सिसिटी पूछते हैं तो आप लोगों ने 3 तरह बतानी है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। आप इस तरह लिख के आओगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपके जो बुक में है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं लिखी। तो ये माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर के अकॉर्डिंग आप लोग तैयार कीजिएगा। माइल्ड टॉक्सिसिटी में क्या आ सकता है? नोजिया, तो ये सबसे कॉमन है, आपको पता है। कोई और टॉक्सिसिटी याद ना आ रही हो, नोजिया लिख दो। ब्रेस्ट टेंडरनेस, तो इट इज नॉट कोई बहुत सीवियर टॉक्सिसिटी। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, अच्छा जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है ना जब ये यूज करते हैं इनिशियली, तो ब्लीडिंग वन ऑफ द साइड इफेक्ट। तो ये कोई सच ऐसा इफेक्ट नहीं है जो आपको याद ना रहे। हेडेक, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद आना चाहिए। ऑफन मैंने आपको क्या कहा था, मिग्रेन करवाता है। सही हो गया। ये वाले 2 याद रखने, ये कभी भी नहीं भूलना। हेडेक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑफन माइल्ड ट्रांजिएंट वर्सनिंग ऑफ द मिग्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके साइड इफेक्ट्स आप लोग, मैं कह रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में स्पेसिफिकली आते हैं, क्योंकि ये वाले साइड इफेक्ट बड़े नॉन स्पेसिफिक से हैं। ये थोड़ा सा जाके ना थोड़ा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट बनता है। फिर उसके बाद आ जाता है फेलियर ऑफ विड्रॉल, ब्लीडिंग, चेंज इन प्रिपरेशन मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन। तो अगर ब्लीडिंग, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग ज्यादा है तो आप प्रिपरेशन मेथड को चेंज कर सकते हो, किसी और तरह दे सकते हो, या मेडिसिन डिसकंटिन्यू कर सकते हो। ये आप लोगों की स्ट्रेटजी होगी अगर माइल्ड सिम्टम्स आते हैं। मॉडरेट सिम्टम्स, मॉडरेट सिम्टम्स आते हैं ना, तब तो आप डिसकंटिन्यूएशन करोगे ही करोगे थेरेपी के। मॉडरेट सिम्टम में भी ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, सो एज सच कोई इसमें मसला नहीं। प्रोजेस्टिन की वजह से एलडीएल ज्यादा होता है, एस्ट्रोजन की वजह से एचडीएल ज्यादा होता है, ये आप लोग लिखोगे, ये सबको पता है। फिर वेट गेन, इसके बाद ये वाले बड़े इंपॉर्टेंट है, स्किन पिगमेंटेशन एंड हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म विद द एंड्रोजेनिक प्रोजेस्टिन, अगर ज्यादा प्रोजेस्टिन हो जाए तो वो एंड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन हो जाए तो स्टीरॉइड एक स्टीरॉइड से दूसरे में कन्वर्ट होने के एबिलिटी रखता है। कुछ ऐसा आप लोगों ने कभी पढ़ा? किसी ने नहीं पढ़ा होगा कुछ ऐसा कि प्रोजेस्टेरॉन कैन बी कन्वर्ट इनटू द एंड्रोजन। यस, सो दीज कैन बी कन्वर्टेड। आपने देखे एक एक स्टेप का तो इनमें फर्क होता है। आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की लास्ट ईयर सिंथेसिस पढ़ी होगी,
ऑलमोस्ट एक एक सेट्स का फर्क होता है इनमें, ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। तो क्या होता है, अगर आप ज्यादा दे रहे हो, प्रोड्यूस ज्यादा आपने किसी की बॉडी में दे दिया, वो क्या करेगा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ एवरी वो कन्वर्ट कर देगा। अब जो कन्वर्ट होगा एंड्रोजन में, एंड्रोजन जाके मेल करेक्टर देगा। आप मुझे बताएं, एंड्रोजन मेल करेक्टर देगा तो सारे करेक्टर रिवर्स होंगे, मॉडरेट में हिर्सुटिज्म हो जाएगा, स्किन पिगमेंटेशन इंक्रीज हो जाएगी, एक्नी होने लग जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा विजाइनल इन्फेक्शन एंड एमेनोरिया इज आल्सो इंपॉर्टेंट। एमेनोरिया आपको पता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब एक तरह से डिसरप्ट हो गया, सही हो गया, वही डिसरप्ट हो गया, तो एमेनोरिया होने के भी चांसेस है। तो ये मॉडरेट टॉक्सिसिटी है। नेक्स्ट वी मूव टू द सीवियर टॉक्सिसिटी। सीवियर में वेस्कुलर इवेंट, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन, कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो जाता है। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट कैन लीड टू डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज, कुछ भी करवा सकता है। देन डिप्रेशन, ये ज्यादा होने की वजह से डिप्रेशन भी होता है। फिर उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, एलोपेशिया में यानी बाल उतर जाना, स्किन डिसऑर्डर्स, ये आ जाएंगे। तो ये सीवियर, माइल्ड और मॉडरेट ना आपको इसी तरह याद करनी पड़ेंगी कि किसमें क्या क्या होता है। मुझे बताएं, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी आप पोस्ट मेनोपॉजल क्यों देंगे? व्हाई यू विल गिव दिस? आप पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी किस वजह से दे सकते हैं? टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस, और किस लिए दे सकते हैं? मुझे सारे यूजेस बताएं। HRT के हार्मोनल रिप्लेसमेंट, हाँ, हॉट फ्लैशेस को रोकने के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा HRT के और यूजेस इसके अलावा भी बताएं। बाकी सारी जो नॉर्मल यूजेस है, किस किस के लिए आप लोग यूज कर रहे थे? हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो आप सबको पता है कि यूज कर रहे थे। बिसाइड्स दिस आप लोगों ने किसके लिए यूज की थी? हाइपोगोनाडिज्म, वेरी गुड। और थायराइड नहीं, प्रोस्टेट कार्सिनोमा, वेरी गुड। नेक्स्ट, मूड चेंजेस को, हाँ, भी स्टार्ट में हॉट फ्लैशेस को रिवर्ट करें। फिर उसके अलावा हिर्सुटिज्म, एक्नी, ये याद नहीं? एक्नी के लिए आप लोग यूज करते थे, हिर्सुटिज्म के लिए आप लोग यूज करते थे, ओवेरियन सिस्ट के लिए आप लोग यूज करते थे, एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए आप यूज करते थे, ब्रेस्ट कैंसर के लिए आप लोग यूज करते थे, पेरियोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए आप लोग यूज करते थे, और किसके लिए करते थे? कि इतने इसके यूजेस है, तो ये सारे यूजेस आने चाहिए। सही हो गया। इसके मेन मेन यूजेस सोचा करें, ये आप लोगों ने करने हैं। नेक्स्ट आ जाता है एंटी एस्ट्रोजन एंड एंटी प्रोजेस्टेंस। अब देखने लगे, यानी अब इनके ऑपोजिट वाली मेडिसिन। उसमें ना एक है सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। इसमें से एक एमसीक्यूज कंफर्म आना होता है। एससीक्यू आने के सबसे ज्यादा चांसेस इन तीन में से होते हैं, एमसीक्यूज इसमें से कंफर्म बनने होते हैं। ये टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए। ये याद रखना है, जो टमोक्सिफिन है, रिलॉक्सिफिन है, क्लोमिफिन है, ये तीन है सर्म्स, इनको सर्म्स कहते हैं। ये वाइवा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। टमोक्सिफिन, रिलॉक्स, अच्छा, नॉर्मल अमाउंट एक्नी प्रिवेंट करती है। अच्छा, मैं बता देता हूँ, चलिए मैं आप लोग को पहले बताऊं कि नॉर्मल अमाउंट एक्नी प्रिवेंट करती है, लेकिन टॉक्सिक अमाउंट जो होती है मॉडरेट, वो एक्नी करवाती है। देखें, एक्नी प्रिवेंट करना किसका काम है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का। ये प्रिवेंट कर देगी, सही हो गया, प्रोजेस्टेरॉन मेनली ये प्रिवेंट कर रही है। लेकिन जब प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा हुआ तो वो एंड्रोजन में कन्वर्ट हो गया, जो कि मेल हार्मोन है, मतलब मेल करेक्टर वाला है। वो जो मेल करेक्टर वाला हार्मोन है, वो एक्नी ज्यादा करवा देता है टॉक्सिक इफेक्ट में। अब समझ आया कि क्यों नॉर्मल अमाउंट में एक्नी प्रिवेंट होती है? क्योंकि वो प्रोजेस्टिन का इफेक्ट है। सही हो गया। और जो टॉक्सिक अमाउंट वाला है, वो एंड्रोजन का इफेक्ट है। बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन कन्वर्ट हो जाता है एंड्रोजन में, और अब जो एंड्रोजन है वो एक्नी करवाता है, जो प्रोजेस्टिन है वो एक्नी प्रिवेंट करता है। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि टॉक्सिक डोज में उसकी कन्वर्जन होने लग जाती है। एंटी प्रोजेस्टिन, अब देखने आपने एंटी एस्ट्रोजन एंड एंटी प्रोजेस्टिन, तो ये इन तीन को ना आप लोगों ने हिफ्स कर लेना है, इसमें गलती का कोई चांस नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टिव एस्ट्रोजन मॉड्यूलेटर का क्या, रिसेप्टर मॉड्यूलेटर का क्या फंक्शन है? ये कुछ एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं, वहां पे एज अ एगोनिस्ट काम करते हैं,
और कुछ जगह पे जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स है वहां पे ये एज एंटागोनिस्ट काम करते हैं। ये पॉइंट सबको समझ आया? इस सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर का मतलब है कि ये ड्रग्स कुछ एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स जहां पे जाके एक्ट करना होता है, एस्ट्रोजन जिन रिसेप्टर्स पे एक्ट करना होता है वहां पे एज एगोनिस्ट काम कर रहे होते हैं और कुछ जगहों पे एज एंटागोनिस्ट काम कर रहे होते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? नो, दिस इज नॉट पार्शियल एगोनिस्ट। ये दो दो ऊपर वाले हैं, ये पार्शियल एगोनिस्ट नहीं है, ये वाला पार्शियल एगोनिस्ट है। मतलब पार्शियल एगोनिस्ट तो आप एक रिसेप्टर के अकॉर्डिंग करते हैं, हम डिफरेंट रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं। कुछ रिसेप्टर पे ये प्योर एगोनिस्ट है, ये ऊपर वाले दो, और कुछ रिसेप्टर पे ये प्योर एंटागोनिस्ट है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल, ये रिसेप्टर ब्रेस्ट में प्रेजेंट है, ये रिसेप्टर यूट्रस में प्रेजेंट है, ये रिसेप्टर बोन्स के है जहां पे उसने एक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, इस रिसेप्टर पे वो एगोनिस्ट काम कर लेता है, इस पे आगे एंटागोनिस्ट कर लेता है, इस पे आगे फिर एगोनिस्ट कर लेता है। ये पॉइंट आप समझ आ गया सबको? जल्दी जल्दी बता दिया करें, आप लोग एक बहुत स्लो बताते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं टमोक्सिफिन और रिलॉक्सिफिन। ये दोनों ना आपको साथ साथ इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, तो वो एक ही डिफरेंस आना है तो वो मैंने रेड कर दिया। टमोक्सिफिन कहाँ पे एगोनिस्ट काम करती है, कहाँ पे एंटागोनिस्ट काम करती है? प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर। मुझे बताएं, अगर ब्रेस्ट कैंसर पे ये एंटागोनिस्ट काम करती है, सॉरी ब्रेस्ट पे अगर ये एंटागोनिस्ट काम करती है तो ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करेगी। अगर इट इज एंटागोनिस्ट एट ब्रेस्ट तो ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट कर देगी। तो ये ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट कर सकती है। नेक्स्ट, हॉट फ्लैशेस करवा रही है, तो हॉट फ्लैशेस होना इसका एंटागोनिस्ट एक्शन होगा ना। ये हॉट फ्लैशेस करवाती है ये मेडिसिन देते हो, तो हॉट फ्लैशेस होना इसका कौन सा एक्शन होगा? बेसिकली एंटागोनिस्ट एक्शन है इसका हॉट फ्लैशेस होना, क्योंकि एस्ट्रोजन हॉट फ्लैशेस नहीं होने देती। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म करवाती हैं ये ड्रग्स, तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होना एगोनिस्ट एक्शन है, ऐसा होगा कि नहीं? ओस्टियोप्रोसिस ये मेडिसिन प्रिवेंट करती है, तो ये भी एगोनिस्ट एक्शन होगा। ये आखिरी एक्शन है रिलॉक्सिफिन और टमोक्सिफिन का डिफरेंट है। जो टमोक्सिफिन है ना, ये एंडोमेट्रियम पे एज एगोनिस्ट काम करती है, और हमने कहा था जो एस्ट्रोजन है वो एज एगोनिस्ट कैंसर करवाने के चांसेस इंक्रीज कर दिया, तो इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर। जो टमोक्सिफिन है ना, ये ट्रीटमेंट बेसिकली आप यूज करते हो टू प्रिवेंट द ब्रेस्ट कैंसर, तो ये ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकती है। मुझे बताएं, ये ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में आपको हेल्प करेगी? चलें, ये प्रिवेंट कर सकती है। एक इसी तरह की टोरीमीफिन होती है, टोरीमीफिन इसी तरह टमोक्सिफिन की तरह की है वो। नेक्स्ट आ जाते हैं रिलॉक्सिफिन। रिलॉक्सिफिन के भी यही ऑलमोस्ट ऊपर वाले एक्शन है कि ब्रेस्ट पे एज एंटागोनिस्ट काम करती है, हॉट फ्लैशेस भी एज एंटागोनिस्ट, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एज एगोनिस्ट, प्रिवेंट ओस्टियोपोरोसिस, बट एंडोमेट्रियम पे इसका ऑपोजिट है। एंडोमेट्रियम पे ये एज एंटागोनिस्ट काम करती है, दैट्स व्हाई इट कैन प्रिवेंट द यूट्राइन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, तो ये एंडोमेट्रियल कैंसर को प्रिवेंट करती है। ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये याद रखना है कि ये एंडोमेट्रियल कैंसर को प्रिवेंट करती है। रिलॉक्सिफिन मेनली यूज होती है ऑस्टियोप्रोसिस के लिए। इसका सबसे ज्यादा अच्छा एक्शन ना एज अ एगोनिस्ट बोन्स पे होता है, तो ये ऑस्टियोप्रोसिस प्रिवेंट करती है। सही हो गया? इसका ना एज अ पार्शियल एगोनिस्ट इफेक्ट है बोन्स पे, पार्शियल एगोनिस्ट इफेक्ट, ये याद करना। अब एक मैं आपको ना मेडिसिन लिखवाने लगा हूँ, ये मुझे आइडिया नहीं है, ये बुक में लिखी हुई है कहीं, कहाँ पे लिखी हुई थी, क्योंकि मैंने नोट की हुई थी, तो ये आप लोग लिख लें। ये है कौन सी मेडिसिन? बेजीडॉक्सिन, सॉरी बेजीडॉक्सिफिन, बेजीडॉक्सिफिन, सही हो गया? बेजीडॉक्सिफिन। ये किस लिए यूज हो सकती है? बेजीडॉक्सिफिन ना दो चीजों के लिए आप यूज कर सकते हो। वन है ट्रीटमेंट ऑफ मेनोपोजल सिम्टम्स, ट्रीटमेंट ऑफ मेनोपोजल सिम्टम्स। मेनोपोज के बाद जो सिम्टम्स आते हैं ना, हॉट फ्लैशेस वगैरह वगैरह, ये उनको जो एट्रोफी ऑफ द जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उसको करती है। और दूसरा
बेसिडोक्सिफिन का जो फंक्शन है वो है प्रोफाइलेक्सिस ऑफ पोस्ट मेनोपोजल ओस्टियोप्रोसिस, पोस्ट मेनोपोजल ओस्टियोप्रोसिस, सही हो गया। इसके प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज होती है। तो ये आपने इसके दो फंक्शन इसके भी करने, ये दोनों आपको अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं क्लोमिफीन पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज आता है। ये वन ऑफ द मोस्ट पक्का एमसीक्यूज क्वेश्चन है क्लोमिफीन का, तो आपने याद करना है। हाँ जी, ये भी सम्स ही होती हैं, इसको भी सम्स में ही कंसीडर किया जाता है, तो याद रखना। क्लोमिफीन इज अ नॉन स्टेरॉइडल कंपाउंड विद टिश्यू सिलेक्टिव एक्शन। ये टिश्यू सिलेक्टिव एक्शन है। ये क्या करती है? इट इज यूज्ड टू इंड्यूस ओव्यूलेशन इन एनओव्यूलेटरी वुमेन हु विश टू बिकम प्रेग्नेंट। ये क्वेश्चन पता है कैसे आता है? समटाइम उसमें भी आ जाएगा एससीक्यू में। वो पूछेंगे, अच्छा टेल द ड्रग which is used to induce the ovulation in anovulatory woman। मुझे बताएं, ओव्यूलेशन करवानी है तो आपको किस हार्मोन का लेवल ज्यादा चाहिए? अगर आपने ओव्यूलेशन करवानी है तो आपको किस हार्मोन्स के लेवल ज्यादा चाहिए? गोनेडोट्रोफिन के ज्यादा चाहिए ना। एफएसएच एलएच उनकी कंसंट्रेशन मेंटेन होगी और ओव्यूलेशन करवाएगी, एलएच जाके सर्ज हो जाएगी, ये सब कुछ आपको पता है। तो हम उसकी प्रोडक्शन कैसे ज्यादा करवा सकते हैं? हम उसकी प्रोडक्शन नेगेटिव फीडबैक कम करके करवा सकते हैं। अब नेगेटिव फीडबैक का सिग्नल लेके कौन जाता है? नेगेटिव फीडबैक का सिग्नल लेके कौन जाता है पिट्यूटरी के पास कि एफएसएच और एलएचएफ कम कर दो? एस्ट्रोजन लेके जाता है। अगर आप क्या करते हो, बाय सिलेक्टिवली ब्लॉकिंग एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द पिट्यूटरी ग्लैंड में एस्ट्रोजन रिसेप्टर को सिलेक्टिवली ब्लॉक कर देते हो, तो क्लोमिफीन क्या करता है? रिड्यूस कर देता है नेगेटिव फीडबैक और इंक्रीज कर देता है एफएसएच और एलएच। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। और याद रखना है, क्लोमिफीन इज अ पार्शियल एगोनिस्ट। क्लोमिफीन इज अ पार्शियल एगोनिस्ट, it is not an antagonist। क्लोमिफीन is not an antagonist, it is a partial agonist। अगर ये partial agonist है तो ये एज अ एंटागोनिस्ट एक्शन कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन। एन ओव्यूलेटरी क्यों है कोई? एन ओव्यूलेटरी वो इसीलिए है क्योंकि उसका एस्ट्रोजन ज्यादा है। एस्ट्रोजन ज्यादा है, वो ओव्यूलेशन करवाने नहीं दे रहा क्योंकि वो एफएसएच और एलएच की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर रहा है। तो हमने पार्शियल एगोनिस्ट दिया, ये पार्शियल एगोनिस्ट है। इसने जाके क्या किया, वहां पे कंपीट किया। जो पार्शियल एगोनिस्ट होता है वो इन फ्रंट ऑफ फुल एगोनिस्ट एक्टिविटी को कम कर देता है। तो एक तरह से इसने बिल्कुल भी और चीजें भी बंद नहीं की, मतलब एक इत्तेदाल के साथ इसने काम करना है। तो इस वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना है। सही हो गया। क्लोमिफीन इज अ पार्शियल एगोनिस्ट, ये लिख लें, यहाँ पे मैंने नहीं ऐड किया हुआ, तो ये लिख लें। नेक्स्ट आ जाता है प्योर एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। जो पिछला था वो पार्शियल था, अब हम आने लगे प्योर एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो कि एंटागोनाइज करेंगे ही करेंगे, हर रिसेप्टर को एंटागोनाइज करेंगे। इसमें आ जाता है फलवेस्ट्रेंट। ये प्योर एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट है। ये ट्रीटमेंट करेगा ब्रेस्ट कैंसर को जो कि रेजिस्टेंस है टमोक्सिफिन से। एमसीक्यूज को पूछा जाता है, ऑफ में इस तरह आता है कि एक पेशेंट है, उसको ना मेडिसिन दी गई और ये वो सर्म्स दी गई और उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, देन आप किस मेडिसिन पे जाओगे? तो आप फुल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पे जाओगे। ये बताएं, यहां तक क्लियर है? फुल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या करेगा? जो ब्रेस्ट पे रिसेप्टर्स है उनको एंटागोनाइज करेगा। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, ब्रेस्ट कैंसर को आप प्रिवेंट कर सकते हो। यहां तक सबको क्लियर हो गया? मुझे बताएं। इनके सिर्फ नाम में मैं बता रहा हूँ मसला आना है, और ये जो छोटी छोटी मैं बातें बता रहा हूँ ना कि ये पॉइंट एमसीक्यूज है, और ये सारे पॉइंट वही एमसीक्यूज के बता रहा हूँ जो उन्होंने उठाने हैं, क्योंकि बड़ी इकट्ठे इकट्ठे लिखे हुए आपको चीजें मिक्स हो जाती हैं। ये स्लाइड्स पे वैसे काफी अलग अलग करके मैंने ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है सिंथेसिस इनहिबिटर। अरोमाटेज इनहिबिटर्स जो होते हैं वो सिंथेसिस इनहिबिटर होंगे। जो एनेस्ट्राजोल होते हैं, और ये हमारे पास अरोमाटेज एंजाइम को कर देते हैं जो कि एस्ट्रोजन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। आप लोगों को याद है कि अरोमाटेज इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द एस्ट्रोजन? अरोमाटेज एस्ट्रोजन की सिंथेसिस में यूज होता है।
लोगों ने ये पढ़ा हुआ है? तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि aromatase एंजाइम रिक्वायर होता है फॉर द फाइनल स्टेप। आप वो स्टेप को ही रोक दो, एस्ट्रोजन की सिंथेसिस ही नहीं होगी। तो आप लोग इस तरह एस्ट्रोजन कम कर सकते हो। हम डिफरेंट यही देख रहे हैं ना कि एस्ट्रोजन कम कैसे करना है। फिर डेनाजोल इनहिबिट सेवरल साइटोक्रोम P450 इन्वॉल्व इन द गोनाडल स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस। जो P450, ये ना एमसीक्यू क्वेश्चन है, डेनाजोल का पूछते हैं, ये साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करता है। तो ये डिफरेंट वही है, और फिर यूजेस इनके ब्रेस्ट कैंसर में हो सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आने लगा है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स एंड एंटागोनिस्ट। ये दोनों यूज होते हैं गोनेडोट्रोफिन को कम करने के लिए। मुझे बताएं, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग एनालॉग्स ये तो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन को ज्यादा नहीं करेंगे, एनालॉग एगोनिस्ट को कहते हैं। अगर आप GnRH देते हैं तो इट वॉन्ट इंक्रीज द GH और LH, ये तो इसको ज्यादा नहीं कर देंगे, ज्यादा करेंगे। लेकिन हमने ये दिए, लेकिन उससे कम किया, क्यों कम किया? एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आप लोग पढ़ते थे, नहीं फीडबैक इनहिबिशन नहीं। आप इसको किस तरह, किस इन्फ्यूजन की फॉर्म में देंगे, या क्या आप सोच के देंगे? आप इसके बारे में एक बात पढ़ते होते थे, नो कम्पिटेटिव में नहीं, आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ते होते थे इसके बारे में। वेरी गुड, पल्सटाइल। आप लोगों को याद है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन पल्सटाइल मैनर में रिलीज होते हैं, कंटिन्यूअसली रिलीज नहीं होते। पल्सटाइल मतलब कंटिन्यूअस नहीं होते, पल्सटाइल रिलीज होता है इसका, ऐसे ही है ना? पल्सटाइल रिलीज होता है तो ये ग्रो क्या होता है, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन के लेवल को ज्यादा करते हैं। आप अगर कंटिन्यूअसली एडमिनिस्टर करोगे तो इनहिबिशन और सप्रेशन हो जाएगा। मुझे बताएं, अगर आप कंटिन्यूअसली इसको एडमिनिस्टर करोगे, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है? नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग GnRH पल्सटाइल मैनर में सिक्रीट होते हैं, और जब ये पल्सटाइल मैनर में सिक्रीट होते हैं तो ये FSH और LH का लेवल ज्यादा करते हैं। लेकिन अगर आप GnRH को कंटिन्यूअसली देते हो तो फिर ये क्या करते हैं, FSH और LH का लेवल कम कर देते हैं। नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर। ये आप लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, आप लोगों में से जिसने अच्छा चैप्टर पढ़ा होगा ना उसने ये बात पढ़ी होगी, वहां पे लिखी हुई थी। तो इसके बाद ये क्या करते हैं, अगर आपके पास गोनेडल हार्मोन FSH और LH कम हो रहा है तो ऑब्वियसली जो ओवरीज है उस पे जाके इफेक्ट नहीं होगा। और अगर ओवरीज पे जाके FSH और LH एक्ट नहीं कर रहा तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होंगे। इफ FSH एंड LH इज नॉट वर्किंग तो फिर वहां पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होते हैं। तो वहां पे फिर नहीं होते। तो मुझे बताएं, जो प्यूबर्टी से पहले है, क्यों फीमेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप नहीं होते बिफोर द प्यूबर्टी? चले, ये आप लोगों ने सबने सर्च करके बताना, ये भी वैसे फिजियो में पढ़ के आए हुए हो, लिखा हुआ था उधर। यस, क्योंकि उसमें प्रॉपरली जो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस है वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं होता अभी। सही हो गया ना? तो ये जरूरी होता है, जब तक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नहीं प्रोड्यूस हो गए तो ये कुछ भी नहीं होगा। अब आप लोगों ने बात आगे करनी है GnRH एगोनिस्ट। ये याद रखना है कि GnRH एगोनिस्ट कंटिन्यूअसली दोगे, तो कंटिन्यूअसली दोगे तो ये आपके पास गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स का लेवल कम कर देगा। सही हो गया? जब ये कम हो जाएंगे तो आपकी जो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन है वो कम हो जाएगी। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी इन चाइल्ड, आप लोगों ने देखा है कुछ बच्चों में एक्स्ट्रा डेवलपमेंट होने लग जाती है सेक्सुअल कैरेक्टर्स की, तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो जाती है, बिफोर टाइम प्यूबर्टी अगर आ रही हो तो ये उसको रोकने के लिए दिए जा सकते हैं। सही हो गया, उसको रोक सकते हैं। और उसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस एंड यूट्राइन फिब्रॉइड, क्योंकि उसमें आप लोगों ने पढ़ा है जो एंडोमेट्रियोसिस है या यूट्राइन फिब्रॉइड्स है, इसमें एस्ट्रोजन का रोल है। तो अगर आप एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को कम करवाते हो किसी भी तरीके से तो आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो। अब GnRH
एंटागोनिस्ट का फंक्शन में तो कोई मसला नहीं है ना, GnRH एंटागोनिस्ट का काम वो सिंपल सा ही होगा, जब वो एंटागोनाइज हो जाएगा तो फिर बाकी कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होगा, आगे कुछ भी मसला नहीं होगा, सही है ना। GnRH एंटागोनिस्ट, मसला आता है GnRH एगोनिस्ट क्या करते हैं, ये आप लोग लिख लें, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं एंटी प्रोजेस्टेंस। ये चैप्टर ना डाइजेस्ट करना थोड़ा टाइम लेता है, तो इसको ना आराम आराम से करना, ये बस मेडिसिन डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगी, वो करनी है, बाकी ये चीजें तो आपको आई होप अभी सारी याद हो रही होंगी। एंटी प्रोजेस्टेंस, मिफप्रिस्टोन। मिफप्रिस्टोन का नाम आपने कहीं पहले पढ़ा है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वाले चैप्टर में, या इकोसानाइड्स कहीं पढ़ा था आप लोगों ने, कोई नाम इस तरह का नाम आपके सामने आया होगा। कॉन्ट्रासेप्टिव में नहीं, वेरी गुड, मिसोप्रोस्टोल के साथ आप लोगों ने पढ़ा था कि देते हैं, और ये मिसोप्रोस्टोल के साथ क्यों देते हैं एज अबॉर्टिफिकेंट, ये आप लोगों ने पढ़ा था। तो याद रखना है कि ये मिसोप्रोस्टोल के साथ देते हैं, और ये मेजर यूज है अबॉर्टिफिकेंट का अर्ली प्रेगनेंसी में अप टू 49 डेज। यही हो गया ना, आफ्टर लास्ट मेनोपॉजल पीरियड। जो लास्ट मेनोपॉजल पीरियड है उससे 15 दिन और 49, हाँ जी 49 डेज बनते हैं, तो लास्ट 49 डेज के अंदर ये दे सकते हैं एज अबॉर्टिफिकेंट। तो ये क्या करेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस और इसमें डिफरेंटली इन्वॉल्व होगा। अब मुझे बताएं, अगर प्रोजेस्टेरोन रिलैक्स कर जाता यूट्रस को, तो अगर एंटी प्रोजेस्टिन देंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा यूट्रस को कि नहीं। अगर प्रोजेस्टेरोन यूट्रस को रिलैक्स कर रहा था, अब एंटी प्रोजेस्टिन दोगे तो ऑपोजिट काम हो जाएगा, कोई इसमें मसले की बात तो नहीं है। तो ये एंटी प्रोजेस्टिन है, तो इट विल इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शंस। मिसोप्रोस्टोल साथ आपने दिया हुआ है, सही हो गया। तो ये क्या करेंगे, ये मिलके क्या करते हैं, अबॉर्शन ऑलमोस्ट 95% करवा देते हैं, सही हो गया। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, इज द फेलियर टू इंड्यूस अ कंप्लीट अबॉर्शन। ये कंप्लीट अबॉर्शन ना हो तो फेलियर टू इंड्यूस, ये इसका हो सकता है साइड इफेक्ट जो 5% है। बाकी साइड इफेक्ट्स इसके क्या है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये तो सिंपल वाले हो गए ना, और ये प्राइमरीली मिसोप्रोस्टोल की वजह से हो रहे होते हैं। साथ विजाइनल क्रैम्पिंग एंड ब्लीडिंग, ये ऑब्वियसली जब अबॉर्शन होगी तो उसकी वजह से होगी। कुछ पेशेंट्स में, रेयरली रेयरली कुछ में सेप्सिस क्लोस्ट्रीडियम सोर्डिलाई की वजह से देखा गया। ये कभी आया नहीं है, ये कभी आया नहीं है, बट ये आ सकता है। ये कभी आया आज तक मैंने देखा नहीं है, बट ये आ सकता है, पता नहीं, मुझे लगता है कि ये आ सकता है। तो ये आप लोग कर लेना, सही हो गया ये, क्योंकि कोई चीज ना आई हो ना वो आ जाती होती है, तो ये आप लोगों ने याद करना है। नाउ वी मूव टू द एंड्रोजन्स। अब मुझे बताएं, जो आपने ओवेरियन और इसके रिलेटेड मैकेनिज्म्स पढ़े हैं, क्योंकि नाम तो मैं आपको ऑब्वियसली याद नहीं करवा सकता, जो मैकेनिज्म्स पढ़े हैं, रीजनिंग पढ़ी है, आपको सारी रीजनिंग समझ आ गई है, कौन सी चीज क्यों एक्ट कर रही है और कैसे एक्ट कर रही है। कोई रीजनिंग में मसला, देखें बहुत इजी रीजनिंग है, लेकिन मसला ये होता है कि छोटी छोटे पॉइंट्स अगर आप मिस कर जाते हो ना, तो आपका एमसीक्यू गलत हो जाता है। नाम मैं अगेन कह रहा हूँ, इसके नाम भूलेंगे, इनके नेम्स आपको बहुत तंग करते हैं। तो एंडो में सबसे ज्यादा तंग इनके नेम्स करती है, आपको एंडो सारी आती होती है, नेम्स नहीं याद होते, तो नेम्स अच्छे से करना, नेम्स की इसकी बार बार प्रैक्टिस करना, इनके नेम्स काफी मुश्किल है। चलें फिर आते हैं टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन्स पे आए हैं, टेस्टोस्टेरोन पे आए हैं। टेस्टोस्टेरोन एंड रिलेटेड एंड्रोजन्स प्रोड्यूस इन द टेस्टिस, मेनली आपको बताया एड्रीनल ग्लैंड में भी प्रोड्यूस होता है, एंड टू स्मॉल एक्सटेंट इन द ओवरी, लाइक माइन्यूट क्वांटिटी। आपको याद है कि जो प्रोस्टेट होता था उसमें टेस्टोस्टेरोन जाके डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता था। Do you people remember that testosterone is converted into dihydrotestosterone in the prostate and then it performs the action? सही हो गया। इसका ना काम बड़ा इंपॉर्टेंट आना है, मुझे बताएं, ये जब डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होता था, ये प्रोस्टेट का हाइपरप्लेजिया करवाता है, हाइपोप्लेजिया करवाता है, या कुछ भी नहीं करवाता, यानी ये प्रोस्टेट की डेवलपमेंट करवाता है कि नहीं करवाता। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखें कि ये प्रोस्टेट का हाइपरप्लेजिया करवाता है, यानी अगर किसी में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, ये प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया करवा सकता है। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, या तो टेस्टोस्टेरोन कम कर दो, या टेस्टोस्टेरोन की कन्वर्जन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कम कर दो। ऐसा है कि नहीं है?
अगर आप टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम कर दोगे या डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ना बनने दो, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ने जाके प्रोस्टेट पे एक्ट नहीं करना, टेस्टोस्टेरोन प्रोस्टेट पे जाके नहीं एक्ट करता, ये पहले कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, और वो फिर प्रोस्टेट का हाइपरप्लेजिया करवाता है। तो आप डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ना बनने दो, तब भी आप प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में अचीवमेंट हासिल कर सकते हो। ऑक्जेंड्रोलोन, स्टेनाजोल, ये इसकी एग्जांपल है। अब मुझे बताएं, जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये एनाबॉलिक इन कैरेक्टर्स होते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन होता है खास तौर पे ये मसल मास इंक्रीज करते हैं। मेल्स का मसल मास क्यों ज्यादा होता है कंपैरेटिवली? ये टेस्टोस्टेरोन। तो आपको लगता है कि स्पोर्ट्समैन होते हैं, मैंने उस दिन भी बताया था डोपिंग होती है। डोपिंग में बड़ा ये कॉमनली टीचर्स बड़ा कॉमनली पूछते हैं डोपिंग के बताओ, खास तौर पे डोपिंग में वो ये सुनना चाह रहे होते हैं ऑक्जेंड्रोलोन, स्टेनोजोल विच आर टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन एगोनिस्ट, जो ये एथलीट्स होते हैं अपना मसल मैस करने के लिए, ज्यादा करने के लिए यूज करते हैं। उससे पहले उस दिन आपने ग्रोथ हार्मोन पढ़ा था कि ग्रोथ हार्मोन भी यूज करते हैं। तो याद करना, ये डोपिंग का ये पूछते हैं टीचर वाइवा में पूछते हैं, अच्छा कोई मेडिसिन बताओ जो डोपिंग के लिए यूज होती हो। तो डोपिंग के लिए ऑक्जेंड्रोलोन, स्टेनोजोल, ये आप लोग बता सकते हो। अब हम देखते हैं कि टेस्टोस्टेरोन के क्या फंक्शन है। जैसे हमने फिजियोलॉजिकल फंक्शन देखे थे, क्योंकि फिजियोलॉजिकल फंक्शन आते हैं तो फार्माकोलॉजी इसकी कोई मसले की बात नहीं है। टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल ग्रोथ के लिए, जो फीटस है उसकी जो प्यूबर्टी पे ग्रोथ होती है, ग्रोथ ऑफ पेनिस, लैरिंक्स, आवाज भारी हो जाती है, स्केलेटल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। फिर उसके अलावा फेस के जो करेक्टर्स है वो आप देखते हो, जब प्यूबर्टी होती है तब्दील हो जाते हैं, दाढ़ी आना स्टार्ट होगी, मूछें आना स्टार्ट होगी, प्यूबिक हेयर, उसके अलावा एक्सिलरी हेयर, स्किन कंपैरेटिवली डार्क होती है, एनलार्जमेंट ऑफ मसल मैस इंक्रीज करने लग जाता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एनाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं, एनाबॉलिक हार्मोन है। फिर उसके बाद सेकेंडरी सेक्स जो करेक्टर्स है ये बाद में मेंटेन रखता है। फिर ये सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज करता है, फर्टिलिटी इंक्रीज। फिर आपको पता है कि जो टेस्टोस्टेरोन है इसकी वजह से मेल पैटर्न बैडनेस होती है, ये सबको पता है, ये पॉइंट याद रखना है। टेस्टोस्टेरोन मेल पैटर्न बैडनेस करवाता है, ये पॉइंट क्यों जरूरी है याद करना, ये मेल पैटर्न बैडनेस करवाता है। कोई रीजन होगी ना, कोई वो बता भी रहे हैं इसको, कि अगर फीमेल में एक इसमें बड़ी और भी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये ना ज्यादातर मेल का तो अलहदा बात आ जाती है, फीमेल में अगर मेल पैटर्न बैडनेस हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि ये लेवल ज्यादा हुआ है। सही है, तो आप एंटागोनिस्ट करके टेस्टोस्टेरोन लेवल भी डिक्रीज करोगे, लाइक वो इंडिकेशन भी होती है। टेस्टोस्टेरोन आल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द नॉर्मल बोन डेंसिटी, जैसे एस्ट्रोजन फीमेल्स में करवाता है, टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी यूज क्या है, सबसे क्लिनिकल इंपॉर्टेंट प्राइमरी यूज क्या है? प्राइमरी आप लोग इसको यूज कर सकते हो हाइपोगोनेडिज्म में, अगर मेल के टेस्टिस प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं है, इट मींस टेस्टोस्टेरोन इज नॉट प्रोड्यूसिंग, आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा ये रेड ब्लड सेल्स ज्यादा करवाता है, आप लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है ना कि मेल में रेड ब्लड सेल्स ज्यादा होते हैं, और उसकी रीजन क्या होती है, टेस्टोस्टेरोन होती है। तो ये इन सर्टेन एनीमियाज यू कैन यूज। सही हो गया। वेट गेन करवाता है, तो एड्स में, एड में वेस्टिंग होती है, जैसे ग्रोथ हार्मोन आपने यूज किया था एड्स में, इसी तरह आप ये भी यूज कर सकते हो। तो ये एनाबॉलिक होता है, तो ये डोपिंग, ये वाला डोपिंग तो अच्छे से याद रखना, ये वैसे बड़े इंपॉर्टेंट है एंड्रोजन वाले। मैं जितने भी प्रॉफ के एमसीक्यूज देखे ना, उसमें या तो सम से एमसीक्यूज बन रहे होते हैं काफी ज्यादा, एंड्रोजन से बहुत एमसीक्यूज बनते हैं, क्योंकि आई डोंट नो क्यों बनते हैं, बट इसमें से बहुत एमसीक्यूज बनाते हैं, खास तौर पे ये जो फिनेस्ट्राइड और अभी आप अभी पढ़ोगे। अच्छा जी, एंड्रोजन के यूजेस फीमेल में, अगर फीमेल में एंड्रोजन यूज करोगे तो हिरचुरिज्म हो जाएगा उनको। सही हो गया। एनलार्ज क्लिटोरिस, डीप वॉइस, मेल लाइक वॉइस, मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटीज। नेक्स्ट आ जाते हैं वुमेन हु बिकम प्रेग्नेंट, फीमेल फीटस जो होगी, अगर फीमेल फीटस है, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो गया, तो फीमेल में कौन से करेक्टरिस्टिक आ जाएंगे, मेनली एक्सटर्नल जेनिटेरिया में भी इवन चेंजेस आ जाएगी। सही हो गया। नेक्स्ट आ जाता है ये जो रेड की है, एमसीक्यूज क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड कैन कॉज कोलेस्टिक जॉन्डिस, ये एलिवेशन कर देते हैं लिवर एंजाइम्स की, हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा करवा सकते हैं, ऑप्शन में कोलेस्टिक जॉन्डिस लिखा होगा मोस्ट कॉमनली। तो ये आपको पॉइंट आना चाहिए, दिस इज एमसीक्यूज पॉइंट। अब
नेक्स्ट हम आते हैं कि अगर इसको मेल में भी ज्यादा दें, अगर एक्सेसिव डोज में दें, तो ये गायनेकोमस्टिया, टेस्टिकुलर श्रिंकेज और इनफर्टिलिटी करवा देते हैं। क्यों करवाएंगे? मुझे बताएं क्यों करवाएंगे? अगर आप एक्सेस में दे देते हो, आप एक्सेस में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा दे रहे हो, तो गायनेकोमस्टिया क्यों हो रहा है? नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन होगी कि कन्वर्जन होगी? कन्वर्टेबल, जैसे फीमेल में कन्वर्ट हुआ था ना, हमने क्या बात की थी, उधर क्या हुआ था, प्रोजेस्टेरोन कन्वर्ट हो गया था एंड्रोजन में। नहीं, वो तो लैदा चीज है ना, बॉडी अपना बनाना छोड़ देगा, वो वाली इनहिबिशन तो डिफरेंट है। लेकिन अभी क्या होगा, जब लेवल ज्यादा हो जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोजेस्टेरोन। ऐसा था, ऐसा हो रहा था एंड्रोजन, पीछे आप लोग पढ़ के आए हो, प्रोजेस्टेरोन एंड्रोजन चेंज हो रहे हैं, तो इधर भी तो हो सकते हैं ना। तो क्या करेंगे वो जब प्रोजेस्टेरोन लेवल वो इंक्रीज करेगा तो इट कैन कॉज गायनेकोमस्टिया। टेस्टिकुलर श्रिंकेज क्यों हो जाएगी? देखें, टेस्टोस्टेरोन जो वो नॉर्मली बना रहा था टेस्टिस, उसको भी वो बनवाना छोड़ देगा। इनफर्टिलिटी, ऑब्वियसली जब ये हार्मोन ही नहीं होगा तो इनफर्टिलिटी भी हो जाएगी। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड अगेन। सो आ जाता है नेक्स्ट, एंटी एंड्रोजन। इसके ऊपर लिख लें एमसीक्यूज, बहुत ज्यादा आते हैं इसमें से, बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। दो ज्यादातर मैंने देखे हैं कि इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं। रिडक्शन ऑफ द एंड्रोजन इफेक्ट इज इंपॉर्टेंट मोड ऑफ थेरेपी, सही हो गया। बिनाइन एंड मेलिग्नेंट प्रोस्टेट डिजीज, प्रोस्टेट में हाइपरप्लेजिया, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, ये एमसीक्यूज आता है। ये एमसीक्यूज ही कॉमनली आना है कि प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के साथ आ गया, नीचे मेडिसिन लिखी होंगी उसमें, इसके एंटागोनिस्ट आपने कहीं ना कहीं से ढूंढना होगा, सही हो गया। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, प्यूबर्टी जल्दी हो जाती है, सही हो गया। हेयर लॉस, हेयर लॉस में ये यूज कर सकते हैं बिकॉज ये रिस्पॉन्सिबल है मेल टाइप बैडनेस के। और उसके अलावा हिर्चुरिज्म, एंटी एंड्रोजन हिर्चुरिज्म के लिए यूज हो सकते हैं। किस में यूज हो सकते हैं हिर्चुरिज्म के लिए? किस में यूज होंगे एंटी एंड्रोजन? सो बेसिकली एंड्रोजन्स कैन कॉज हिर्सुटिज्म, सॉरी, इट विल कॉज हिर्सुटिज्म। किस में करवाएंगे? ये फीमेल्स में करवाएंगे, तो फीमेल में आप एंटी एंड्रोजन दोगे ताकि उनमें हेयर्स कम हो जाए, सही हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें रिसेप्टर इनहिबिटर्स होते हैं। हम, मैंने क्या कहा था, या तो टेस्टोस्टेरोन को डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं होने देना, या टेस्टोस्टेरोन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जिसमें भी कन्वर्ट हो गया उसके रिसेप्टर्स पे उसको लगने नहीं देना। ये दोनों स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, या तो रिसेप्टर पे लगने ना दो, या उसकी एक्टिव फॉर्म बनने ना दो, एक चीज कर दो। पहले हम देखते हैं रिसेप्टर ब्लॉकर, तो फ्लूटामाइड इज अ रिसेप्टर ब्लॉकर। तो हमारे पास ये क्या करेगा, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में यूज हो सकता है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? आप लोग यूज कर सकते हो। प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा हो क्यों रहा है? ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या कर रहा है, जाके स्टिमुलेशन, एक्सेस स्टिमुलेशन, एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ द प्रोस्टेट। जब एक्सेसिव स्टिमुलेशन प्रोस्टेट पे होगी तो इट कैन कॉज कैंसर। तो ये प्रोस्टेट कैंसर को प्रिवेंट करने में हम इसका एंटागोनिस्ट दे सकते हैं। देन आ जाता है स्पाइरोनोलेक्टोन। ये आप लोगों ने पढ़ा था स्पाइरोनोलेक्टोन, ये क्या था स्पाइरोनोलेक्टोन? व्हाट इज स्पाइरोनोलेक्टोन? कोई सुना सुना नाम नहीं है? So yes, very good. So this is the potassium sharing diuretic you have already studied. तो उधर आप लोगों ने इसका साइड इफेक्ट भी पढ़ा था कि इसका साइड इफेक्ट में गायनेकोमस्टिया भी होता है, ये हो गया तो मेल में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, साथ याद रखना ये हिर्चुरिज्म के लिए फीमेल्स में यूज होगा क्योंकि इसका एंटी एंड्रोनर्जिक इफेक्ट है। अभी तक मुझे बताएं कौन कौन सी मेडिसिन, कोई दो मेडिसिन के नाम बताएं जिसके आपने एंटी एंड्रोनर्जिक इफेक्ट्स पढ़े हो। यूज किसी और चीज के लिए होती हो लेकिन उसके इफेक्ट्स एंटी एंड्रोनर्जिक हो। बल्कि तीन के बताएं, तीन आप लोगों ने तो मिनिमम पढ़ी हुई है। एंटी एंड्रोनर्जिक, मिनॉक्सिडिल का एंटी एंड्रोनर्जिक इफेक्ट कोई था आप लोगों ने पढ़ा? चले मैं बताता हूँ, एंटी फंगल वाले चैप्टर से सोचें कौन थी। एंटी फंगल में एक थी, वेरी गुड, कीटोकोनाजोल। एंटी एंड्रोनर्जिक इफेक्ट था उसका, गायनेकोमस्टिया नहीं करवा रही थी, वेरी गुड। सिमेटिडीन, ये एंटी एंड्रोनर्जिक थी। और स्पाइरेनोलेक्टोन, ये एंटी एंड्रोनर्जिक थी। ये याद रखना है, ये प्रॉफ में पूछते हैं।
और ये प्रोफ में एमसीक्यूज किस तरह आया हुआ था? प्रोफ में एक एमसीक्यूज एक मैं देख रहा था, एक एमसीक्यूज था, उसमें उन्होंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट एंटी एंड्रोनर्जिक, और 4 ऐसे ऑप्शन थे जिसमें एंड्रोनर्जिक ड्रग्स थी, जिसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटी एंड्रोनर्जिक पूछा हुआ था। तो 4 ऑप्शन में एंटी एंड्रोनर्जिक ड्रग्स लिखी थी, और जिसमें नहीं लिखी हुई थी वो आंसर था। तो उसमें सिमेट्रिडिन भी लिखी हुई थी, कीटोकोनाजोल भी लिखी हुई थी, ये वाली सारी लिखी हुई थी, तो आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है 5 रिडक्टेज इनहिबिटर। तो 5 अल्फा रिडक्टेज इज रिस्पांसिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन इनटू द एक्टिव फॉर्म डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। सो इफ यू इनहिबिट दिस देन यू कैन प्रिवेंट व्हाट, आप प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया को रोक सकते हो। जो प्रोस्टेटिक कैंसर होगा ना, कैंसर के लिए आप क्या प्रेफर करोगे, मुझे बताएं। आप कैंसर के लिए क्या प्रेफर करोगे? व्हाट विल यू प्रेफर इन द केस ऑफ कैंसर? अगर कैंसर होगा तो आप प्रेफर क्या करोगे कि रिसेप्टर्स ही बंद कर दो? ऐसा होगा कि नहीं होगा? कन्वर्जन से ज्यादा आपका फोकस रिसेप्टर पे पहला आएगा, कि रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, बिल्कुल, ताकि रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो आप प्रोस्टेटिक कैंसर को ट्रीट कर सकते हो। प्रोस्टेटिक कैंसर को अगर हाइपरप्लेजिया करना है, यानी कैंसर से पहले वाली कंडीशन करनी है, तो आप लोग फिर क्या करोगे? इनहिबिटर दोगे, ये एक्टिव फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा, और जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तो आपको इजीली टारगेट मिल जाएगा। एट लोअर डोज टू प्रिवेंट हेयर लॉस, हल लो डोज में प्रिवेंट करता है हेयर लॉस, लो डोज में देंगे अगर मेन के हेयर लॉस बचाने हैं। Because the drug doesn't interfere with the action of the testosterone, it is less likely than other anti-androgenic to cause impotence, infertility and loss of libido. क्योंकि टेस्टोस्टेरोन तो प्रोड्यूस हो रहा है, देखे ना, टेस्टोस्टेरोन तो इसमें बिल्कुल सही है। इसने क्या किया, बस टेस्टोस्टेरोन को इसमें नहीं कन्वर्ट होने दिया, बिकॉज इसने जाके प्रोस्टेट पे एक्ट करना था। तो टेस्टोस्टेरोन तो बिल्कुल सही है, यानी उसकी जो लिबिडो है, जो फर्टिलिटी है, वो सब कुछ मेंटेन्ड रहेगी। नेक्स्ट, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग एनालॉग एंड एंटागोनिस्ट। तो वही बात आ गई, आपको याद है कि एलएच का रोल होता था टेस्टोस्टेरोन में? डू यू रिमेंबर दैट एलएच इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन? या आप लोगों ने पढ़ा होगा स्पर्मेटोजेनेसिस वगैरह के। अब मुझे बताएं, आप अगर किसी को देते हो जीएनआरएच एगोनिस्ट देते हो, जीएनआरएच एगोनिस्ट देते हो, तो शुरू में वो अपना एगोनिस्ट एक्शन देगा कि नहीं देगा? अगर आप जीएनआरएच एगोनिस्ट कंटिन्यूसली भी देते हो, दोगे तो एक्शन क्या होगा, पहले तो मुझे ये बताएं। जीएनआरएच एगोनिस्ट अगर कंटिन्यूसली देते हो तो क्या एक्शन होगा? इनहिबिशन होगी। एल एस एच, सॉरी, एल एच और एफ एस एच कम होगा, सही हो गया। लेकिन जब आप शुरू में देते हो ना, शुरू वाले हफ्ते, तो ये क्या करता है, शुरू में टेस्टोस्टेरोन को एकदम ज्यादा करेगा। टेस्टोस्टेरोन को शुरू में, मतलब शुरू में जब एफएसएच, जब शुरू में आपने दिया, एकदम तो इनहिबिशन नहीं होगी। एफएसएच और एलएच जब ज्यादा हुआ तो उन्होंने जाके एक्ट किया एलएच ने, तो एकदम टेस्टोस्टेरोन ज्यादा गया। तो टेस्टोस्टेरोन अगर एकदम ज्यादा होगा तो ट्यूमर फ्लेयर दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम द, जो आपके पास कोई ट्यूमर है, अगर वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से है, तो वो एकदम से वो उस पे भी ज्यादा इफेक्ट आएगा। और मतलब ये टेस्टोस्टेरोन अपना फंक्शन थोड़ी देर के लिए ज्यादा तो करेगा ना, तो थोड़ी देर टेस्टोस्टेरोन ने अपना फंक्शन ज्यादा करना है, तो आप साथ क्या करोगे, एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे दोगे, ताकि वो टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर ले। तो यानी जब आपने जीएनआरएच एगोनिस्ट शुरू में देना होता है किसी ट्रीटमेंट के लिए, तो आपने साथ फ्लूटामाइड देना होता है। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि फ्लूटामाइड क्यों देना है? Now this point is clear to everyone. फ्लूटामाइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है फ्लूटामाइड। जब आपने जीएनआरएच देना है ना, इसने नो डाउट एक वक्त आना है सप्रेस करवा देना है, इसने एक वक्त आना है टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम करवाना है। लेकिन शुरू में जब आप देते हो ना, स्टार्ट में, तो ये टेस्टोस्टेरोन का एकदम लेवल हाई करवाता है।
तो जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई है तो आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि रिसेप्टर पे ना लगे, तो आप टेस्टोस्टेरोन का एंटागोनिस्ट भी साथ दे दोगे ताकि रिसेप्टर पे लग ही ना सके। दिस इज एमसीक्यूज क्वेश्चन, और ये प्रूफ एमसीक्यूज है, प्रूफ में एमसीक्यूज पूछा जाता है। सही हो गया, तो ये अच्छे से कर लेना। कंबाइंड हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये इजी सही है कि उन्होंने कहा हुआ है जो कंबाइंड हार्मोनल रिप्लेस कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं वो वुमेन्स में यूज होते हैं। सही हो गया। एंड्रोजन इंड्यूस्ड हिस्टुरिज्म है, तो क्या कहते हैं, आप एस्ट्रोजन दे देते हो, जब फीमेल को एस्ट्रोजन दोगे तो उसके लिवर जो होगा वो प्रोटीन्स बनाएगा, और जो टेस्टोस्टेरोन है वो प्रोटीन के साथ बाइंड होता है। आपको पता है ना टेस्टोस्टेरोन प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है। Do you know testosterone bind to the proteins? So testosterone will bind to the proteins और क्या होगा, उसका level will decrease। सही हो गया, तो आप इस तरह उसको ट्रीट कर सकते हो। The last one is inhibitor of steroid synthesis, ketoconazole, ये आप लोग पढ़ के आ चुके हो। Basically ये क्या करता है, साइटोक्रोम P450 का आपने पढ़ा हुआ है, गोनेडल और एड्रीनल स्टीरॉयड सिंथेसिस कम कर देता है। ये एक ग्राफ है, बड़ा अच्छा है, इधर से अब सारा रिवाइज होगा। जो जीएनआर एंटागोनिस्ट है वो तो इसने रिसेप्टर को यहाँ पे एंटागोनाइज करवाना है, कोई मसले की बात ही नहीं। जो जीएनआरएच एगोनिस्ट है उसने क्या करवाना है, उसने क्या करवाना होता है, उसने कंटिन्यूसली आपने देना है, जब कंटिन्यूसली दोगे तो उसने सप्रेशन करवा देना है। फिर एलएच है, एलएच के बाद टेस्टिस ने प्रोड्यूस करवाया टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो कीटोकोनाजोल या स्पाइरानोलेक्टोन ये स्टेरॉइड प्रोडक्शन कम करवा सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन ने कन्वर्ट होना है डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में 5 अल्फा रिडक्टेज के साथ। तो आप फिनेस्ट्राइड देके यानी 5 अल्फा रिडक्टेज इसको इनहिबिट करके आप टेस्टोस्टेरोन से डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कम करवा सकते हो। फिर डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ने जिस रिसेप्टर पे लगना है आप उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकते हो। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती है विच यू कैन यूज। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो मुझे बताएं आप सबको समझ आ गई है, टेल के आप सबको समझ आ गई है ये सारी बातें जो बताई हैं? कोई इसमें मुश्किल बात आपको लगी हो? आप कुछ एमसीक्यूज भी हम देखते हैं साथ ही, लेकिन सब बताएं। यहाँ पे सिर्फ 2-3 बच्चे साथ साथ बोल रहे होते हैं, बाकी भी बताया करें। लैपटॉप पे सुना करें, मोबाइल पे साथ साथ ऊपर से मैसेज आ रहे होते हैं। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट चैप्टर, बट इसके जो जो मैंने चीजें साइड पे कर दी है ना उसके बाद ये डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन ये जब आप बुक से रीड करोगे ना आपको समझ आएगी कि हाँ ये वाकई कंफ्यूज करने वाला चैप्टर है। बट अब मैंने जिस तरह स्लाइड्स पे जो साइड साइड पे कर दिया है कि एमसीक्यूज है, तो नाउ इट विल बिकम काफी इजी। लेकिन स्टिल ये चैप्टर आप लोगों को थोड़ा तंग करेगा, स्टिल इस चैप्टर ने फिर भी तंग करना है। इसके नेम्स ने तंग करना है, इसके नेम्स आप लोगों को थोड़ा सा करते हैं। चलिए इसमें से एमसीक्यूज हम देखते हैं, कोई करना है तो मैं आप लोग को अभी शो करता हूँ। असल में इसके एमसीक्यूज मैं इस वजह से शो नहीं कर पाऊंगा कि इसमें नाम है, तो नेम जब तक आप लोग नहीं करोगे तो किस तरह होंगे। चले आप लोग आज इसके ना नेम्स करके आइएगा, बल्कि जो एमसीक्यू नेम के बगैर है मैं वो वाला आपको करवा देता हूँ, लेकिन आप लोग इसके नेम्स करके आइएगा। तो कल कल इसके ना एमसीक्यू 2-3 हम ऐड करेंगे क्योंकि इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, हमें करने चाहिए। तो अभी एक दो एमसीक्यूज मैं आपको करवाता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट सो आई कैन सेंड यू। मुझे बताएं जिनका टेस्ट था, जो बता रहे थे उनका टेस्ट आना है, सबका टेस्ट कैसा होगा? चीजें उसी में से थी जो करवाई गई हुई थी, उस तरह के क्वेश्चन थे। हाँ ड्रग्स नेम तो आप लोग को खुद याद करने पड़ेंगे ना, वो तो ऑब्वियसली नहीं करवाए जा सकते। ड्रग्स नेम में मैक्सिमम मैंने आपको बताया है, अली रजा चौधरी वाले नोट्स, उसकी जो क्लासिफिकेशन है काफ़ी अच्छी है। बार बार करें, बार बार जितनी बारी कर सकते हैं, अपने कमरे में लगा लें, उसको प्रिंट करवा के रखें, मोबाइल में सबसे बाहर रखें, तो आप लोग को याद रहेगा, तो आप लोग हमेशा अच्छा करोगे। तो ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलें ये एमसीक्यू सारे करें।
ओके, जिसका लेट जो कह रहा है कि लेक्चर ज्वाइन हुआ था वो रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा। चलें आप लोग बाकी भी एमसीक्यूज का दे दें, मैं अगला बेसिकली ऐड कर रहा था। तो इसका आंसर हम देखते हैं। जस्ट मैं रिजल्ट ऑफ करता हूँ, एक सेकंड बस आप लोग वेट कीजिएगा, ताकि फिर हम नेक्स्ट एमसीक्यू साथ ही कर रहे हैं। चलें, सो काफ़ियों ने इसका आंसर सही दिया। सो द राइट आंसर इज बीटा कोलेस्टिक जॉन्डिस एंड द एलिवेशन ऑफ एस्पार्टेट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि दीज एंजाइम विल अफेक्ट द लिवर। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि किसी भी तरह पूछ सकते हैं, डिफरेंट अंदाज में पूछते होते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करके जाया करें, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस साल भी अगर आप लोग देखें, पिछले सालों में भी देखो 5-10 एक्सरसाइज के एमसीक्यूज आ जाते हैं, और एक्सरसाइज एमसीक्यूज आर नॉट दैट इजी एज वेल। चलें, इस एमसीक्यूज का आंसर बताएं कि इसमें वो पूछना चाहते हैं कि जो रिलॉक्सिफिन दी है वो क्यों दी है। चलिए, इसको अब हम एंड करते हैं। सो द राइट आंसर इज डेल्टा। रिलॉक्सिफिन क्यों यूज होती थी? हमने क्या पढ़ा था? टमोक्सिफिन पढ़ी थी, रिलॉक्सिफिन पढ़ी थी। हमने कहा था जो रिलॉक्सिफिन है इसका पार्शियल एगोनिस्ट एक्शन है, और काफी ज्यादा ऑस्टियोप्रोसिस के लिए यूज भी होती है। सही हो गया। तो इसकी ऑस्टियोप्रोसिस थी तो रिलॉक्सिफिन देंगे। उसको वो एस्ट्रोजन भी दे रहा है। सही हो गया ना, एस्ट्रोजन भी दे रहा है, प्रोजेस्टेरोन भी दे रहा है। अब जो एस्ट्रोजन है वो ब्रेस्ट कैंसर का चांस ज्यादा करता है कि नहीं करता? The estrogen will increase the chances of the breast cancer. It will increase the chances of endometrial cancer as well. दोनों के chances increase करता है ये। अब उसकी strong family history भी है breast cancer की। तो क्या करेगी जो रिलॉक्सिफिन है, वो एज अ एंटागोनिस्ट काम कर सकती है ब्रेस्ट पे भी, वो एज अ एंट्रागोनिस्ट काम कर सकती है यूट्रस पे भी। दोनों पे जब वो एज अ एंटागोनिस्ट काम करेगी, व्हाट विल हैपन? तो क्या होगा? तो वो प्रिवेंट करेगी। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि जो ये मेडिसिन होती है ना, रिलॉक्सिफिन या प्रोसेस में यूज होती है। एस्ट्रोजन देखें साथ वो दे रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोजन के साथ जब ये देंगे ना, तो ये एस्ट्रोजन के जो एंड्रो वो जो आने हैं ना कैंसरस इफेक्ट्स, उसको रिड्यूस कर देगा। तो आई होप अब आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद द टू लास्ट लेक्चर्स, जिसमें से एक डायबिटीज पे है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर देखा जाए सारी एंडो के 5 चैप्टर एक तरफ और डायबिटीज वाला चैप्टर एक तरफ, वो ये होता है। और साथ 2 चैप्टर्स है स्टीरॉइड्स पे और बोन डेंसिटी पे। बोन डेंसिटी वाला तो बहुत छोटा, 1-2 चीजें करनी है। स्टीरॉइड्स वाला वैसे ही बहुत छोटा है, तो वो हम इकट्ठे कर रहे हैं जैसे आप लोग के सिलेबस में लिखा हुआ है। तो इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो विद द सेकंड लास्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।